Welcome to Boost ISPCS. Today's lecture is Peasant Movement and किसान सभा. इससे भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर ईयर. लेट्स सी. जो वर्कर्स थे होम रूल लीग के, वो बहुत एक्टिव थे अवध में 1916 से. सो इन्होंने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइज करना पीजेंट को एक साथ. सो जो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट की थी उनमें उनको नाम दिया था किसान सभा. ठीक है. सो सबसे पहले यूपी किसान सभा बनाई गई Feb 1918 में विद द एफर्ट्स ऑफ इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने पीजेंट को लार्ज लेवल पे ऑर्गेनाइज किया. ठीक है. और इन ऑर्गेनाइजेशन की जो अवेयरनेस थी फार्मर्स में बहुत जल्दी लार्ज स्केल पे फैल गई. फिर बाद में जो कांग्रेस का दिल्ली सेशन हुआ, वहाँ पे जो 1918 में हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो फार्मर्स थे वो यूपी से जाके उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था. ठीक है. देन एक है नाई धोबी मूवमेंट. ये एक सोशल बाइकआउट मूवमेंट था जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्टार्ट हुआ था. इसमें जुंगरी सिंह एंड दुर्गापाल इन लोगों ने मेजर रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में. ठीक है. बट बाद में बाबा रामचंद्र ये इसके एक नए लीडर उभरे थे जिन्होंने इसको और ही स्ट्रॉन्ग किया और स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजिंग पीजेंट्स को. कहाँ पे? इन अवध रीजन. और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी रखते थे. फिर उन्हीं के एफर्ट्स से 1920 में अवध किसान सभा इस्टेब्लिश हुई. ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट है. देन सहजानंद सरस्वती ये फाउंडर थे बिहार किसान सभा के. ये भी. और इन्होंने ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका एम था इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड टू ब्रिंग ओनरशिप राइट टू दी फार्मर्स. और इन्होंने जो सर्विसेज थी वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा डिवोट कर दी थी अपनी सर्विसेज. इसीलिए फार्मर्स इनको कई बार किसान प्राण भी कहते थे. ठीक है. देन 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस फॉर्म होती है. बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ. स्वामी सहजानंद जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं एंड NG नंगा बिकेम हिज जनरल सेक्रेटरी. ठीक है. देन ऑल इंडिया किसान सभा जो होती है उसके जो सेशंस हैं ज़्यादातर कांग्रेस के सेशन के आगे पीछे होते थे, लेकिन जो फैजपुर वाला सेशन था वो बिल्कुल साथ में होता है सेम टाइम पे. और उसको चेयर करते हैं NC रंगा. ठीक है. देन एका मूवमेंट जो होता है 1921-22 के बीच में लेड बाय मदारी पासी जो बैकवर्ड फैमिली से थे. ये मूवमेंट मेनली यूपी के उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एंड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में होता है. इसमें ये होता है जो रेंट होता है उसका बहुत इंक्रीमेंट कर दिया गया होता है. जो लोगों से प्रोड्यूस पे लेते हैं ब्रिटिशर्स वो 50% से ज़्यादा बढ़ गया होता है. और इस मूवमेंट में ये था कि जो पीपल डिड नॉट रिफ्यूज टू पे द रेंट insisted on collecting the revenue in cash because of high inflation. बोलते कैश में ये जो आप ले रहे हो ये इतना ज़्यादा है, वी कैन नॉट पे इट. सिंपल. ठीक है. देन वल्लभ भाई पटेल बरदौली सत्याग्रह से रिलेटेड हमें पता है जो हुआ था 1928 में. इस मूवमेंट में उन्होंने ये एक पीजेंट मूवमेंट था. इसी मूवमेंट में उन्होंने बहुत सक्सेसफुल रोल प्ले किया था. इससे खुश होकर वहाँ के वुमेन्स ने इनको सरदार का टाइटल दिया था. देन सितंबर 1946 में बंगाल में प्रोविंशियल किसान सभा वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती जो स्टार्ट करती है त्रिभागा मूवमेंट. इसमें ये होता है जो शेयर कॉपर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि जो जमींदार हैं उसमें उनको भी शेयर दिया जाए, क्योंकि जो वहाँ पे शेयर था गवर्नमेंट का जमींदार का प्रोड्यूस में पूरे 50% उसका जमींदार ही ले लेते थे. तो कहा गया नहीं, इसको कम करिए, आप 1/3 लीजिए, हाफ नहीं लेंगे आप. सो बाद में क्या होता है 2/3 ताकि शेयर कॉपर्स को जा सके. ये जो मूवमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल होती है
वो इफेक्ट करती है। देन आते हैं आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो अभी तेलंगाना में है वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की थी, सर्वोदय कॉन्फ्रेंस। अब ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट था ये मेनली सेंटर था कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ का। तो विनोबा भावे वहाँ पे रुकते हैं पोंचमपल्ली विलेज में। और वहाँ पे जो रामचंद्र रेड्डी वहाँ के एक ज़मींदार थे बहुत बड़े, वो क्या करते हैं अपनी 100 एकड़ ज़मीन को डोनेट कर देते हैं हरिजन फैमिलीज़ को टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ लैंड। तो फिर अक्टूबर 1951 से लेकर 57 तक विनोबा भावे कंटिन्यू करते हैं इसी मूवमेंट को जिसको बोला गया भूदान मूवमेंट। और 50 मिलियन जो एकड़ ज़मीन थी वो डोनेट की जाती है लैंडलेस लेबर्स को अंडर दिस मूवमेंट। सो दिस इज इट इन पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। टुडेज लेक्चर इज ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी। सो इंडिया की पहली ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है इन 1918, दैट इज मद्रास लेबर यूनियन अंडर द लीडरशिप ऑफ वीपी वाडिया। ठीक है, ये इंडिया की पहली मॉडर्न लेबर यूनियन थी। और बर्किंघम एंड कार्नेटिक जो क्लॉथ मिल थी वो इसी के अंडर आते थे, सिंपल। देन उसके बाद में बॉम्बे एंड कोलकाता मिल भी इस्टेब्लिश होती हैं, इनका ये नाम, एंड 4 अदर मद्रास यूनियन भी इस्टेब्लिश होती हैं। ठीक है। देन महात्मा गांधी एक अहमदाबाद टेक्सटाइल जो लेबर एसोसिएशन है उसको फॉर्म करते हैं इन 1918। ओके, सीधे नाम आएंगे, फैक्ट आएंगे, जस्ट लिसन देम। देन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वो फॉर्म होती है 31 अक्टूबर 1920 एट बॉम्बे एंड फाउंडेड बाय NM जोशी। इसका मोटिव ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तब तक ILO बन गया होता 1919 में, इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन। और इंडियंस चाहते थे कि जो उनके जो लेबर्स हैं उनकी लेबर्स की जो इश्यूज़ हैं वो भी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में उठाया जा सके। फाइन। देन लाला लाजपत राय वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, और जोसेफ बत्तीस्ता उसके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है। देन दीवान चमन लाल ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं उसके। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्स्ट टाइम इसमें एक डिवीजन होता है, डिवाइड हो जाती है इन 1929 एट नागपुर। और उस वक्त उसके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। देन कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो होती है वो बनती है मार्च 1919 में बाई व्लादिमीर लेनिन। एंड ब्लोवस्की पार्टी भी बनाती, ये भी रशिया में बनती है, ये भी ये बनाते हैं। जो इंडिया के जो एम एन रॉय होते हैं जो कम्युनिस्ट होते हैं ये पहले इंडियन होते हैं जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, जाके उसमें ज्वाइन करते हैं उसको जाके। लेकिन जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो समझते हैं कि ये कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कुछ कम्युनिस्ट लीडर होते हैं इंडिया के उनको कॉन्स्पिरेसी के ग्राउंड पे कानपुर में पकड़ लेते हैं, और जिसको हम कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहते हैं। सो वो स्टार्ट होता है 1924 में। बाद में इंडिया के बहुत सारे जो कम्युनिस्ट लीडर होते हैं उनको वो उसके अंडर अरेस्ट करते हैं। उसमें एम.एन. रॉय, श्रीपद अमित डांगे, गुलाम हुसैन, रामचंद्र लाल शर्मा, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, सिंगरावेल्लू चित्यार, लननी गुप्ता, समुद्दीन हसन, MRS वलियादुन, डॉक्टर मनीलाल, संपूर्णानंद, सत्यभक्त, ये सारे लोग जिनको कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर रखा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UPPCS में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कोई ना कोई मेंबर चेंज करते हैं और दे विल आस्क, दे कैन आस्क नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। ठीक है। देन जो गवर्नमेंट है वो चार्ज करती है कॉन्स्पिरेसी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है थ्रू द यूज़ ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है। देन जो ये रेवोल्यूशनरी पीरियड था ट्रेड यूनियन का ये 1926 से 39 तक चलता है मेनली। और मेन इसमें लीडर उभरते हैं M.N. जोशी, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद ए डांगे, शौकत उस्मानी। ठीक है। ये सारे इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लीडर्स थे। तो जो M.N. रॉय थे 1940 में एक पार्टी भी बनाते हैं जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। देन जो समेंद्रनाथ टैगोर थे वो भी एक पार्टी बनाते हैं 1934 में।
उसका नाम था रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये भी पूछा गया कई बार, प्लीज रिमेंबर this. This was a very short lecture, but it's very important. Today's lecture is Rowlatt Act and Jallianwala Bagh Massacre 1919. So जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो 1917 में एक कमेटी बनाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस सिडनी रॉलेट, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एक इफेक्टिव प्लान बनाना कि जितनी भी इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो इंक्रीज हो रही हैं उनको सप्रेस कैसे किया जा सके। तो इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट पास होता है मार्च 1919 में। उसमें ये होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से एम्पावर्ड है, किसी को कहीं भी किसी समय पे अरेस्ट कर सकती थी वो बिना किसी ट्रायल के। इसीलिए इस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। ठीक है, और इस एक्ट में टेन्योर चल रहा होता है बहुत सारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। ठीक है, ओके। जब गांधी जी इंडिया आए थे तो उन्होंने 3 स्टेजेस में पार्टिसिपेट किया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। सबसे पहले इन्होंने होम रूल लीग को में पार्टिसिपेट किया इनडायरेक्टली, देन खिलाफत मूवमेंट पार्टिसिपेट किया, फिर सत्याग्रह सभा फॉर दिस रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो जो रॉलेट सत्याग्रह था ये गांधी जी का पहला ऑल इंडिया पॉलिटिकल इशू जो उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया था, ये जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है जलियांवाला बाग अमृतसर में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ऑन द डे ऑफ बैसाखी अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ 2 पॉपुलर लीडर्स ऑफ पंजाब। वो कौन से 2 लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, लेकिन जो ब्रिगेडियर जनरल रीजेंट एडवर्ड हैरी डायर थे वो क्या करते हैं कि जलियन बाग में जो जितने लोग इकट्ठे होते हैं उन पे अंधाधुंध बिना कोई प्री वार्निंग दिए वो उन सारे लोगों पे फायरिंग शुरू करा देते हैं। इससे होता है वो लोग जो पीसफुल गदर होते हैं विदाउट एनी वेपन, उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ऑलमोस्ट 1000। ठीक है, इस मस्कर के बाद में जो इंडियन जो लीडर्स होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं। उसमें जो टैगोर होते हैं, रविंद्र टैगोर, वो अपने टाइटल ऑफ नाइटहुड को वापस कर देते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया होता है। इसी तरह शंकरन नायर वो भी रिज़ाइन कर देते हैं वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मस्केयर। ठीक है, फिर एक कमीशन बनती है टू इंक्वायर दिस मस्केयर, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ठीक है, इसमें CH सितालवट, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान ये पार्टिसिपेट करते हैं एज ए इंडियन मेंबर। ठीक है, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देती है और कहती है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है इस जलियांवाला हत्याकांड के लिए, इस मस्कर के लिए। ठीक है भाई, और वो कहते हैं कि इस तरीके का डिसऑर्डर है वो कभी कभी अगर नहीं रोका जाए तो वो रिवॉल्ट का रूप ले सकता है। इसीलिए जो मार्शल लॉ था वो कंपलसरी था, जो लगाया गया था अंडर द रॉलेट एक्ट, वो ठीक था और लोग इतने इकट्ठे होकर एक जगह बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट क्रिएट कर सकते थे, तो ऐसा इन्होंने इसीलिए किया। ठीक है, फाइन। और वो कमीशन कहती है जो ये इंसिडेंट था दैट वाज जस्ट एन एरर इन जजमेंट ऑफ डायर, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। और उल्टा जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर होते हैं वो जनरल डायर को प्रेजेंट करते हैं एज ए प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और जो ब्रिटिश लॉर्ड्स ऑफ असेंबली थी वहाँ पे उसको प्रेज भी किया जाता है एज ए लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जो उसने सर्विसेज दी होती है ब्रिटेन में इसके लिए, और बाद में उसको एक सॉर्ड ऑफ ऑनर भी दी जाती है। दिस वॉज वेरी अनफेयर बट ठीक है। देन मार्च 1940 में क्या होता है, हमारे रेवोल्यूशनरी होते हैं फ्रॉम पंजाब उधम सिंह। वो क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब के उस वक्त होते हैं जब ये जलियांवाला हत्याकांड होता है, सर माइकल ओडायर, उनकी लंदन में हत्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और कि उन्होंने बदला ले लिया जलियांवाला बाग मस्कर का। याद रखिएगा, ये कभी कभी इन दोनों नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये नाम दूसरा है और ऊपर जो नाम था ये नाम दूसरा, ये ठीक है। देन
कांग्रेस भी एक कमेटी बनाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसमें गांधी जी को मौका दिया जाता है कि गांधी जी उस रिपोर्ट के ड्राफ्ट को गांधी जी लिखेंगे, ठीक है। देन जो मोंटेग्यू आते हैं बाद में, वो इस जलियांवाला बाग को मैसेकर को नाम देते हैं एज ए प्रिवेंटिव क्लीन, कि हमने एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया था यहाँ पे, एंड दैट वाज वेरी फाइन। तो ऐसा था ब्रिटिशर्स का व्यू फॉर दिस जलियांवाला बाग मैसेकर। टुडेज लेक्चर इज खिलाफत मूवमेंट। सो शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मुसानी एंड डॉक्टर अंसारी, ये मेंबर्स थे खिलाफत कमेटी के, जो बनी थी टू लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट। क्या हुआ था, जनरली अली ब्रदर्स को क्रेडिट दिया जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली को, टू स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जो तुर्की है वो फाइट कर रहा था अगेंस्ट द अलाइड कंट्रीज़। तो उसमें जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, उन्होंने इंडियन मुस्लिम से प्रॉमिस किया था कि जब वॉर एंड होगा तो जो तुर्की एम्पायर है उसको डिसइंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। वहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर था उसको वो डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे, और जो वहाँ पे खलीफा था उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे। और खलीफा को जो मुस्लिम्स थे वो एज ए होली प्लेस उस जगह को उसको मानते थे, ठीक है। बट आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर। उन्होंने क्या किया, इस ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर दिया पूरी तरीके से। इससे क्या हुआ, जो इंडियन मुस्लिम से थे उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के लिए उनके तरफ जो हेट थी वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम रखा खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। ये इंडिया में बहुत जल्दी इसको पॉपुलैरिटी भी मिल गई। तो इवन इसमें गांधी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। जब ये गांधी जी ने इसको ज्वाइन किया, तो जब दिल्ली में इसकी एक कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके वो प्रेसिडेंट भी बने। कब हुई थी, 1 नवंबर 1919 में ये हुई थी, ठीक है। जो खिलाफत मूवमेंट जो था वो एक्सेलेरेट हो गया विद द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1919 एट अमृतसर। ये लगभग आगे पीछे हुए दोनों सेशन, ऐसा समझिए आप, क्योंकि वो एक साथ एक टून में काम चल रहे थे, बिकॉज बोथ वर वर्किंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम, ठीक है। फिर गांधी जी को लगा दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो गांधी जी ने इसीलिए जो खिलाफत मूवमेंट था उसको बहुत सपोर्ट किया था ऑल इंडिया लेवल पे, एंड टू मेक इट एज अ स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। केस में मुस्लिम्स भी टोटली पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करें, जो एक नेशनल लेवल पे स्ट्रगल चल रही है अगेंस्ट द ब्रिटिशर, ठीक है। फिर जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उस वक्त जो हकीम अजमल खान थे, उनको जो ब्रिटिशर्स ने एक टाइटल दिया था हजी के मुल्क, उसको भी वापस कर दिया। इन 1908 में जो उन्हें मिला था उसको भी उन्होंने वापस कर दिया। कि मैं टाइटल का क्या ही कर लूँगा, जो हमारी चीज़ें जो हमें प्रिजर्व करनी चाहिए आपको, आप वही नहीं प्रिजर्व कर पा रहे हो। सो दिस वॉज लाइक दिस। देन मोहम्मद अली जिन्ना, इनका अलग ही इशू रहा हमेशा ही। सो ही वॉज अगेंस्ट द लिंकिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट विद द नेशनल फ्रीडम। ही वॉज लाइक ये दोनों अलग अलग इशूज़ हैं और अलग रहने चाहिए, बिकॉज ही वॉन्टेड मुस्लिम टू बी सेपरेट फ्रॉम द अदर इंडिया लाइक दिस। सो ये तो टोटली अगेंस्ट थे गांधी के पार्टिसिपेशन में भी फॉर इन द खिलाफत मूवमेंट। लाइक वाई गांधी इज सो मच पार्टिसिपेटिंग इन खिलाफत movement, because he knows once Hindus and Muslim will work as a one unit, so it will be difficult for Jinnah to mobilize Muslims for any separate issue. So for this he was against the Gandhi for his participation in खिलाफत movement, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन रखा था कोलकाता में इन सितंबर 1920, और उसमें गांधी जी ने रेजोल्यूशन पास कराया था फॉर द नॉन कॉपरेशन, ठीक है। जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो CR दास ने इसका अपोजिशन किया, उन्होंने अपोज किया इसको। बट दिसंबर में
दिसंबर 1920 में ये रेजोल्यूशन कांग्रेस में और भी फुल सपोर्ट के साथ पास किया गया। फिर जो CR दास थे वो भी इसके सपोर्ट में आए और उन्होंने खुद इसका ड्राफ्ट बनाया इस रेजोल्यूशन का, और इसको पास किया गया दिसंबर 1920 में इन नागपुर सेशन। ठीक है। देन गांधी जी ने इसको हम शॉर्ट में NCM बोलते हैं। ठीक है। देन गांधी जी ने NCM यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को फॉर्मली लॉन्च किया, और ये मूवमेंट मोस्टली सक्सेसफुल हुआ वेस्टर्न इंडिया में, बंगाल, नॉर्थर्न इंडिया में। और जितने भी मेजर उस वक्त लीडर थे लाइक मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने अपनी जो लॉयर की प्रैक्टिस थी उसको छोड़ दिया, बायकॉट किया कोर्ट को, और क्या किया, नहीं लॉयर की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा था, अभी सिर्फ बायकॉट करेंगे कोर्ट को, और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इसी मूवमेंट में गांधी जी ने प्रॉमिस किया था दैट फ्रीडम वी विल गेट फ्रीडम विद इन अ ईयर। ठीक है। देन एक प्लान बनाया गया अंडर NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कि हम हर चीज़ को, गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें, आइदर इट्स स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट टाइटल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों को एक साथ बाइकआउट करेंगे। और इस मूवमेंट ने इंडियन पीपल को नई टेक्निक ऑफ पॉलिटिक्स से रूबरू कराया, और उन्हें ये भी समझ में आया इसी मूवमेंट से कि जो आज़ादी की भूख है वो उनको कितनी लंबी रखनी पड़ सकती है और कैसे आज़ादी मिलेगी। ठीक है। और इस मूवमेंट में जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने भी बहुत हाई लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। तो जो कम्युनल यूनिटी थी वो इस मूवमेंट की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। ओके। इस मूवमेंट में और भी कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी, लाइक जो कॉमन पीपल था उनके मन से, उनके दिलो दिमाग से जो ब्रिटिश पावर का फियर था, डर था, वो कम हो गया था, यह एक तरीके से ख़त्म हो गया था। ठीक है। फिर जब गांधी जी इंडिया आए थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1915 में आए थे वो, और 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो उन्होंने ब्रिटेन को हेल्प की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइमिंग में, लाइक इन गुड फेथ कि ब्रिटेन जीतेगा तो शायद इंडिया को भी कुछ अच्छे बेनिफिट होंगे, बट दिस डजंट हैपन। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांधी को टाइटल दिया था द टाइटल ऑफ केसरी हिंद। लेकिन जब गांधी ने ये मूवमेंट शुरू किया NCM, तो गांधी जी ने क्या किया, इस टाइटल को वापस कर दिया कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और उनके एक और साथी थे, जमना लाल बजाज। ठीक है। जो जमना लाल बजाज थे उनको भी एक टाइटल मिला था राय बहादुर का, उन्होंने भी उसे वापस कर दिया। ठीक है। देन जो बाल गंगाधर तिलक लीडर थे उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया, बट जिस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को, उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी, और अनफॉर्चुनेटली वो इस मूवमेंट को ग्रो करते हुए नहीं देख पाए थे। ठीक है। देन जब मूवमेंट बहुत अपने पीक पे चल रहा था, फिर होता है चौरा चौरी इंसिडेंट ऑन 4 Feb 1922। क्या होता है, यूनाइटेड प्रोविंस जो अभी यूपी है, वहाँ की गोरखपुर एरिया में क्या होता है, जब लोग टेस्ट करते हुए जा रहे होते हैं तो जो पुलिस होती है वो उन पे लाठी चार्ज करती है। ठीक है। प्रोटेस्टर्स पे ओपनली फायर करती है। तो जो मॉब होते हैं वो बहुत ही गुस्से से भर जाते हैं, तो वो गुस्से में क्या करते हैं, पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, और इसमें क्या होता है 23 सोल्जर्स उनकी डेथ हो जाती है। इसी इंसिडेंट को कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। अब गांधी जी तो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, ट्रुथ के सपोर्टर थे। जैसे ही गांधी जी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है वो बहुत दुखी होते हैं, और सबसे पहले वो क्या करते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है। देन
जो कांग्रेस होती है वो 12 फरवरी 1922 को बरदौली में मीटिंग बुलाते हैं और कॉल ऑफ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इसी समय जो गांधी जी थे वो बरदौली में थे, तो इसलिए बरदौली में हुआ था ये कॉल ऑफ। और गांधी जी उससे प्रिपेयर कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। इसके बाद में वो इस मूवमेंट के सक्सेस के बाद में वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और वो और बड़ा मास मूवमेंट होगा। बट फिर क्या होता है, 24 Feb 1922 को ही, इसके कुछ दिन बाद, जो कांग्रेस इंडियन कांग्रेस कमेटी है वो ऑर्गेनाइज करती है एक मीटिंग दिल्ली में और वो बैन कर देती है कि किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जो कोई वायलेंस करें, बिल्कुल बैन। और इसी सेशन में जो डॉक्टर मुंजे होते हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो गांधी ने जो अपना डिसीज़न लिया है कॉल ऑफ करने का मूवमेंट या ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने का, वो उसको कंडम करते हैं कि ये सही डिसीजन नहीं है। ठीक है, गांधी तो गांधी थे, नॉन वायलेंस मतलब नॉन वायलेंस, किसी ने भी किया हो तो वो फाइनली अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। देन रविन्द्रनाथ टैगोर वो कहते हैं कि हमको इस तरीके के मूवमेंट और मास प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए। वो कहते हैं हमें क्रिएटिव प्रोग्राम्स करने चाहिए। और वो इसके भी अगेंस्ट थे कि हम फॉरेन क्लोथ्स को जलाएं। वो कहते हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वो गांधी जी को लेटर लिखते हैं और बोलते हैं कि अडॉप्ट क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्योंकि गांधी जी कहते हैं, सॉरी नॉट गांधी, टैगोर कहते हैं जो बर्निंग ऑफ क्लोथ्स है वो अनवाइस है, वो ठीक नहीं है, वो बहुत ये एक तरीके से वेस्ट है चीज़ों का। ठीक है, देन ये था पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद में अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें अलग अलग व्यूज़ आएंगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी टाइम में कुछ विद्यापीठ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में डेवलप हुई, उसका उनका देख लेते हैं। जैसे काशी विद्यापीठ बनी 1921 में बनारस में, गुजरात विद्यापीठ बनी अहमदाबाद in 1920, जामिया मिलिया इस्लामिया बनी अलीगढ़ में 1920 में, बाद में ये दिल्ली शिफ्ट कर दी गई। ये सारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइमिंग में ही बनी थी। देन मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी ये पहले बनी थी 1960s में, और मदन मोहन मालवीय इसके वाइस चांसलर रहे थे फ्रॉम 1919 टू 1939 तक रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923। सो जैसे हमें पता है कि 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी थी, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, मतलब स्टेट लेवल पे भी। तो ये तो बनी थी, लेकिन जो कांग्रेस थी उसने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था इन असेंबलीज को, और कहा था कि वो इन असेंबलीज के लिए जो भी इलेक्शन होंगे उनमें, जो 1920 में होने थे, उनमें किसी भी तरह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये ऐसा करने के लिए गांधी जी ने डायरेक्ट किया था। ठीक है, बट हमें पता है कि 1922 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था वो 1922 में विड्रॉ हो गया था बिकॉज ऑफ द चौरा चौरी एक्ट। तो जो लोग थे और इंडिया में पूरी तरीके से होपलेसनेस का एटमॉस्फेयर बन गया था। सभी काफ़ी दुखी थे कि अब आगे क्या किया जाए, नेशनल मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिर CR दास और मोतीलाल नेहरू एक न्यू आइडियोलॉजी लेके आते हैं। वो प्रपोज करते हैं कि कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए गवर्नमेंट में और एंटर करना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ताकि जो स्ट्रगल है हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट में रह के ही हम कंटिन्यू कर सकें। लेकिन इस प्लान को ज़्यादातर कांग्रेस में रिजेक्ट कर देते हैं। बट जो CR दास होते हैं वो हार नहीं मानते हैं। वो उस वक्त प्रेसिडेंट भी होते हैं कांग्रेस के। वो सबसे पहले तो कांग्रेस से रिज़ाइन करते हैं, उसके प्रेसिडेंटशिप से, और फिर वो क्या करते हैं, जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, जिसका एक ही एम था, टू बिकम द पार्ट ऑफ द काउंसिल एंड हिंडर देयर वर्क थ्रू एजिटेशन। उसका उनकी काउंसिल का पार्ट बनना और उनको काम ना करने देना। ठीक है, फिर जब स्वराज पार्टी बनती है तो CR दास उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी
एक मद्रास में भी बनाई जाती है, उसको बनाते हैं श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। एनसी केलकर, ये भी स्वराज पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर थे, ठीक है। फिर स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़ती है और 1925 में इनको एक मेजर सक्सेस मिलती है जब इनके लीडर विठल भाई पटेल स्पीकर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर बने, ठीक है। देन जो चित्तरंजन दास थे, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज है। उनको हम देशबंधु भी कहते थे, लाइक द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने लंदन से लॉ पढ़ा था, बाद में इंडिया में एडवोकेट बने थे, और उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था जब उन्होंने अरविंदो घोष को बेल दिलाई थी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, जो हुआ था 1908 में, ठीक है। और वो ये भी कहते थे जो स्वराज है वो कॉमन से कॉमन पीपल के लिए होना चाहिए, किसी सोसाइटी के किसी स्पेशल सेक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ वो सबके लिए है, ठीक है। देन हिंदू महासभा के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थे मदन मोहन मालवीय। सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर।